आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक रास्ते में जब अचानक ही मेरी बाइक खराब हो गई और गलती से हम लोग एक ऐसे महल में जाकर रुक गए जहां पर चुड़ैल मौजूद थे और उस चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया और उसके माध्यम से जो मेरे साथ करवाया गया उस चीज़ से मुझे अपने आप पर गर्व होता है और मुझे अफसोस भी होता है कि उस आत्मा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक रानी जो कि चुड़ैल बन गई थी और मेरी मदद से उसे इंसाफ मिला और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। मैं और मेरा दोस्त आयुष एक ट्रिप के लिए निकले हुए थे, वो भी एक बाइक से। हम दोनों को ही ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। मेरे पास बाइक थी और इसी बाइक से हम दोनों अक्सर कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इस बार भी हम लोगों ने घूमने के लिए एक पहाड़ी एरिया चुना जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत सुना हुआ था। अभी हम उस पहाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में एक जंगल पड़ता है और उसी जंगल में मेरी बाइक खराब हो गई। जैसे ही बाइक खराब हुई वैसे ही बाइक झटका मारने लगी और पीछे बैठे आयुष ने बोला, भाई क्या हुआ? इतना बोलकर उसने मुझे कस के पकड़ लिया। तभी कुछ दूरी पर जाकर बाइक पूरी तरह से बंद हो गई। तभी मैंने पीछे की तरफ गर्दन घुमाकर आयुष से बोला, भाई उतर, लगता है बाइक खराब हो गई है। इतना सुनकर आयुष ने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया और बाइक से नीचे उतरा। रात का समय हो गया था और इस समय कहीं मैकेनिक की दुकान भी नहीं खुली होगी। मैं अपने मन में यही सब सोच रहा था कि तभी आयुष ने सुनसान सड़क के चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा और बोला, भाई अब क्या करना है? मैंने अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाया और इंजन के पास लगे तार को छूने लगा। इंजन बहुत ही गर्म था जिसकी वजह से मैं अभी सही से काम नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने आयुष की तरफ देखकर बोला, यार इंजन थोड़ा ठंडा हो जाने दे, फिर देखता हूँ बाइक में क्या खराबी आई है। तभी सामने हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी हवेली दिखाई दी जो कि जंगल के अंदर की तरफ थी और उसका हल्का हल्का ऊपर का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा था। इसको देखकर मैंने आयुष को बोला, आयुष सामने हवेली दिख रही है, चल वहाँ चलते हैं। इतना सुनकर आयुष ने अजीब सा रिएक्शन दिया। वैसे आयुष अंधेरे और सुनसान रास्ते से पहले ही काफ़ी डरा हुआ था और उस हवेली का नाम लेकर मैंने उसे और भी ज़्यादा डरा दिया था। इतना सुनकर आयुष अपने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने को बोला। आयुष की इस हरकत को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मेरी ये आवाज़ जंगल में ऐसे गूंजी मानो इस आवाज़ ने किसी को मेरी तरफ आकर्षित कर दिया हो। अभी मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और उसे चला ही रहा था कि तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन फ्लिप करने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक ही उसी मोबाइल में एक चुड़ैल का चेहरा आ गया। वो इतना ज़्यादा भयानक था कि उसको देखकर मैंने अपना मोबाइल वहीं उसी जगह पर छोड़ दिया और मेरे हाथ से मेरा मोबाइल नीचे गिर पड़ा। आयुष अभी भी बाइक के पास खड़ा इंजन के ठंडे होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन डर के मारे मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। उस चुड़ैल का चेहरा ऐसा था जिसको देखकर कोई भी इंसान डर जाता। उस चुड़ैल को देखकर मैं ऐसे डरा कि डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। आयुष ने जब मुझे देखा तो मैं बुरी तरीके से डर रहा था, तो आयुष बाइक के पास से मेरे पास आया और ज़मीन में पड़े मेरे मोबाइल को उठाया और उठाकर मेरे हाथ में रख दिया। फिर बोला, तुम तो ऐसे डर गए हो जैसे तुमने किसी चुड़ैल को देख लिया हो। इतना बोलकर आयुष मेरे से मज़े लेने लगा, लेकिन मैं उसे कैसे बताता कि मैंने सच में ही एक चुड़ैल को देखा है और ऐसी चुड़ैल जो दिखने में इतनी भयानक है कि अगर उसे दिन में भी देख लिया जाए तो डर के मारे हाथ पर कांपने लगे। और मैंने तो उसे रात में देख लिया है, वो भी अपने मोबाइल में। मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी अचानक से जंगल के अंदर से एक भेड़िए की चिल्लाने की भयानक आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर हम दोनों डर चुके थे। तभी आयुष ने मेरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ा और मुझे लेकर उस हवेली की तरफ भागने लगा। मैंने आयुष के हाथ से अपने हाथ को झटके से छुड़ाया और मेरे ऐसा करते ही आयुष जगह पर ही रुका और मेरी तरफ घूम कर देखा और बोला, क्या हुआ भाई, चल हवेली के अंदर छुप जाते हैं, नहीं तो वो भेड़िया हम लोगों को खा जाएगा। इतना सुनकर उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ा और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हम लोग भागते भागते हवेली की तरफ पहुंचे और हवेली के मेन दरवाजे के पास जाकर रुक गए। वो दरवाज़ा बिल्कुल जंग खा चुका था और हवेली काफ़ी सालों से बंद लग रही थी। इसको देखकर मैंने बोला, क्या अंदर जाना सही रहेगा? मेरे इतना बोलने से पहले ही आयुष दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ जा चुका था
उसने गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो मैं अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। या तो मैं हवेली के अंदर जाता या तो मैं यहीं भेड़िया के आने का इंतज़ार करता। तो मैंने पहले वाला ऑप्शन चुना और अपने दोस्त आयुष के साथ उस हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अभी आयुष और मैं हवेली के मेन दरवाजे तक पहुंच गए थे और इस दरवाजे के खुलने के बाद हम सीधे हवेली में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन आयुष के जोर लगाने के बावजूद वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। आयुष ने अचानक से गर्दन मेरी तरफ घुमाई और मुझसे बोला, भाई थोड़ा जोर तू भी लगा ले। इतना बोलकर उसने फिर से जोर लगाया। उसकी बात सुनकर मैंने भी दरवाजे पर अपना हाथ लगाया और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो हवेली का दरवाज़ा खुल गया। और जैसे वो हवेली का दरवाज़ा खुला तो उस हवेली के अंदर से 2 से 4 चमगादड़ अचानक से उड़कर बाहर की तरफ चले गए। अचानक से जब वो चमगादड़ हमारे सामने आए तो हम उनको देखकर बुरी तरीके से डर चुके थे। आयुष की भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन आयुष को उस भीड़ से बचने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी आयुष ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और उसकी फ्लैशलाइट चालू करते ही मैं बुरी तरह से डर गया, क्योंकि मुझे हवेली के ठीक सामने एक 6 फुट बड़ी एक तस्वीर दिखाई दी और उस तस्वीर में एक ऐसी औरत बनी थी जो कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे मोबाइल में दिखाई दी थी। उस चुड़ैल की शक्ल भी इस हवेली में बनी तस्वीर जैसी ही थी। इसको देखकर मैं बुरी तरह से डर चुका था और मैं इतना तो समझ गया था कि मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अभी मैं आयुष का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जा ही रहा था कि तभी एक बार फिर से भेड़ी के चिल्लाने की आवाज़ आई और ये आवाज़ सुनकर आयुष ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और जाकर उस हवेली का दरवाज़ा बंद कर दिया। आयुष को ऐसा करता देखकर मैं उसको रोकना तो चाह रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि अब वो रुकने वाला नहीं है। जब उसने हवेली का दरवाज़ा बंद किया तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं जानता था कि आयुष ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मैं उसे वो सभी चीज़ें बताने वाला था जो कि अभी कुछ देर पहले जंगल के बाहर मेरे फ़ोन में हुई, और फिर उसी चुड़ैल की इस हवेली में तस्वीर का होना। ये सब कुछ मैं आयुष को बताने जा रहा था। मैं आयुष को बताने के लिए ये सब आयुष की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी हम दोनों के कान में एक आवाज़ आने लगी जो कि एक गाने की थी। ये आवाज़ हम दोनों को बुरी तरह से डरा चुकी थी। हमारे हाथ पैरों के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे और ये गाना बच्चे के रोबोटिक खिलौने से बज रहा था। जैसे हम दोनों के कान में इस गाने की आवाज़ गई तो वैसे आयुष ने अपने फ्लैशलाइट को उस आवाज़ की तरफ घुमाया तो हमने देखा कि वहाँ से एक छोटा सा रोबोट चलता हुआ नज़र आ रहा है। उस रोबोट को देखकर हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। फिर आयुष भागते गया और हवेली का दरवाज़ा खुलने लगा, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद उस हवेली का दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला। उसने फिर से मुझे अपने पास बुलाया और मैं भी उसके साथ मिलकर उस हवेली का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन हम दोनों की ताकत लगाने के बावजूद वो हवेली का दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। इस चीज़ को देखकर आयुष भी उतना ही डर चुका था जितना कि मैं डरा हुआ था। अब आयुष की बहादुरी किसी टायर से निकली हवा जैसी हो गई थी जो कुछ ही पल में गायब हो गई थी। अब हम दोनों उसी दरवाजे के पास बैठ गए थे। अंधेरे में हमें ज़्यादा कुछ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी हमारे कानों में एक आवाज़ आने लगी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेडीज़ के पैर में पायल बंधी हो और वो ज़ोर ज़ोर से इधर से उधर भाग रही हो। पर मेरे मन में अभी भी वही तस्वीर बन रही थी जो कि मेरे मोबाइल से अचानक ही गायब हो गई थी। मुझे उसी चुड़ैल के होने का आभास हो रहा था जिस चुड़ैल को मैंने अपने मोबाइल में देखा था, और इन आवाज़ों को सुनकर हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे। आयुष ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से देखने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा दूर तक उसे दिखाई नहीं दिया, और उस आवाज़ को सुनकर फिर से हम लोगों ने हवेली का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब भी वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर वापस से हम दोनों कोशिश कर कर वहीं बैठ गए। फिर हमें महसूस हुआ कि वो पायल की आवाज़ अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। आयुष ने फ्लैश लाइट से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लगातार वो पायल की आवाज़ तेज होती हुई चली जा रही थी। इसका मतलब वो पायल पहनी चुड़ैल हमारे करीब आ रही थी। अब हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे और अब हमें नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। हम दोनों उसी जगह पर अब खड़े हो गए थे और तभी हमने देखा कि एक चुड़ैल हमारी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। उसको देखकर हमारे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे और हमारे शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो गए। उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर हम लोग बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत लग रही थी।
कुछ ही पल में वो आकर हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसको हमारे सामने देखकर हम लोग इधर उधर भागने वाले थे कि तभी उसने अपने दोनों हाथ हमारे माथे पर रख दिए और एक हाथ चुड़ैल ने मेरे माथे पर रखा और दूसरा हाथ आयुष के माथे पर। उसने जैसे हमारे माथे पर हाथ रखा कि तभी हमारी दोनों आंखें अपने आप ही बंद हो गई और हमारी बंद आंखों के सामने एक तस्वीर बनने लगी। मैंने देखा कि तकरीबन 20 साल पहले उसी हवेली में हम लोग मौजूद हो गए हैं। इस हवेली की एक रानी है और एक राजा है। जो चुड़ैल हमारे सामने आई थी वो चुड़ैल पहले रानी हुआ करती थी और उसको सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन जब हमने देखा कि वो गरीबों की मदद भी कर रही है तब जाकर इतना तो पता चल गया कि ये रानी बड़ी नेक दिल की है। महल में एक नौकरानी भी काम किया करती थी। वो दिखने में रानी से ज़्यादा खूबसूरत थी और राजा की नज़र बार बार उसी नौकरानी की तरफ घूमी चली जाती थी। और फिर कुछ समय के बाद हमें देखने को मिला कि राजा का उस नौकरानी के साथ चक्कर चलने लगा, लेकिन रानी राजा से बहुत प्यार करती थी। इसलिए रानी को जब ये बात पता चली कि राजा और नौकरानी का चक्कर है तो रानी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जाकर सीधे राजा के पास पहुंच गई। रानी ने राजा से इस बात की पुष्टि की कि तुम्हारा उस नौकरानी से चक्कर चल रहा है। तब राजा इस बात से मुकर गया, लेकिन रानी ने भी ठान लिया था कि अब वो राजा को रंगे हाथ पकड़ेगी। फिर एक दिन रानी ने राजा से परमिशन ली कि वो अपने मायके 1 हफ्ते के लिए जाना चाहती है। उसकी माँ की तबीयत खराब है। तब राजा ने रानी को परमिशन दे दी, लेकिन रानी की ये सब प्लानिंग थी। पर रानी अपने मायके नहीं गई थी बल्कि एक कोठरी में जाकर छुप गई थी। जब राजा को इस बात की पुष्टि हो गई कि रानी इस महल में नहीं है तब राजा ने नौकरानी को रात को अपने साथ सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया और इस बात की खबर रानी को एक वफादार सैनिक ने दी। रानी ने राजा और नौकरानी को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर पूरे महल में बहुत ही बवाल हुआ। रानी राजा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो राजा को माफ़ कर देगी, लेकिन राजा को वचन देना होगा कि वो वापस से नौकरानी की तरफ आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेगा। और साथ में रानी ने भी ये फैसला किया कि वो अपने महल से उस नौकरानी को निकाल देगी। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, ऐसा रानी को लग रहा था। अभी 1 महीना बीता ही था कि तभी राजा ने रानी के साथ धोखा कर दिया। राजा ने खाने में जहर मिलाकर रानी को खिला दिया था और ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने चल रही थी और मैं और आयुष इन सभी चीज़ों को देखकर बुरी तरीके से डर गए थे। हम अपनी आंखें तो खोलना चाह रहे थे, लेकिन हमारी आंखें खुल ही नहीं रही थी। अब हमारे पास इस कहानी को देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं था। आगे हमने देखा कि राजा ने रानी को जहर खिला दिया तो रानी कुछ देर के लिए जिंदा तो थी, लेकिन रानी ने राजा से बोला, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, आखिर तुमने मेरी जान क्यों ली? मुझे पता था तुम्हारा नौकरानी के साथ चक्कर है, फिर भी एक औरत होते हुए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? दोस्तों, इतना बोलकर रानी ने राजा को देखते ही देखते कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया और रानी की मौत को अपने सामने होता हुआ देखकर हम दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। हमने फिर आगे देखा कि रानी की मौत के बाद राजा कुछ समय बाद पूरी सभा के सामने उस नौकरानी को अपनी धर्मपत्नी बना लेता है और वो उस महल की अगली रानी बन जाती है। पहली रानी की आत्मा उसी महल में भटकती रहती है और जब राजा ने दूसरी शादी कर ली तब पहली रानी जो कि मर चुकी थी अब उसकी आत्मा इस महल में भटक रही थी। उसको बहुत ही तेज गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो राजा को भी मार देगी, राजा को उसकी गलती की सज़ा देगी। रानी की आत्मा राजा को मारने का प्रयास करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है और उसको पता चलता है कि जब उसकी मौत यानी पहली रानी की मौत हुई थी तब उसकी मौत के बाद राजा ने एक बाबा को बुलाया था और उस बाबा ने राजा को एक ताबीज़ दी थी। उस ताबीज़ को जब तक उसके शरीर से नहीं उतारा जाएगा तब तक रानी उसे नहीं मार सकती। तभी रानी ने आत्मा बनकर पूरे महल वालों को बुरी तरह से डरा दिया और इसी का नतीजा था कि सब लोग कुछ ही दिनों के अंदर महल छोड़कर भाग गए और ये महल पूरी तरह से खंडर बन गया। फिर उस चुड़ैल ने हम दोनों के माथे से हाथ हटाया और हम दोनों की आंखें खुल गई। हम दोनों की आंखों में अब आंसू भर चुके थे। हमें भी एहसास हुआ था कि उस रानी के साथ बहुत ही गलत हुआ है और आज वो चुड़ैल बनकर हमारे सामने खड़ी है। चुड़ैल की तरफ से हमसे कहा गया कि तुम दोनों में से किसी एक को मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम दोनों पर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक मौका है। अगर तुम दोनों मेरी मदद कर दोगे तो मैं उस बेवफा राजा को सबक सिखा पाऊंगी और अपनी मौत का बदला ले पाऊंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें जाना है तो ये दरवाज़ा खोलकर तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें मदद करनी है
तो मदद कर सकते हो। दोस्तों चुड़ैल की बात को सुनने के बाद मैंने और आयुष ने एक दूसरे का चेहरा देखा। तभी आयुष पीछे की तरफ घूमने लगा तो मैंने बोला, आयुष रुक, मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। इतना बोलकर आयुष ने चुड़ैल से पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब चुड़ैल ने बताया कि मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें उस जगह तक लेकर जाऊँगी जहाँ पर वो राजा अपनी नौकरानी के साथ है। उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाऊँगी और तुम किसी तरीके से उस राजा के गले से उस ताबीज़ को उतार देना, जिसके बाद मैं अपना बदला ले लूँगी। दोस्तों मैंने भी चुड़ैल की बात को सुनकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूँगा। मैंने इतना बोला ही था कि अभी हवेली का दरवाज़ा खुल गया और आयुष बाहर की तरफ निकलने लगा। मैं भी वहाँ से तुरंत ही निकला। रानी की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी और अभी हम जंगल से मेन रोड की तरफ बढ़े जहाँ पर मेरी बाइक खराब हुई थी। हम वहाँ पर गए। मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और आयुष को थमाया और आयुष ने बाइक स्टार्ट की और बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो बाइक खराब ही नहीं हुई थी बल्कि उस बाइक को इसी आत्मा ने खराब किया हुआ था ताकि हम दोनों हवेली के अंदर आ जाएं। पीछे बैठकर मैं उस जगह जाने लगा जहाँ पर राजा नौकरानी के साथ रहा करता था। फिर कुछ देर के बाद मैं एक गांव में पहुंचा और जैसे जैसे आत्मा मेरे हाथों से इशारा कर रही थी, आयुष उधर उधर गाड़ी लेकर जा रहा था। और फिर कुछ देर के बाद हम राजा के घर के सामने पहुंच गए और जब मैंने उस राजा का घर देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि एक राजा इतना बड़ा महल छोड़कर एक झोपड़ी में कैसे रह सकता है, क्योंकि जिस जगह पर वो आत्मा हमें लेकर आई थी वो एक छोटी सी झोपड़ी थी। तभी मैं पीछे से उतरा और आयुष ने गाड़ी को खड़ा किया। रात का समय हो रहा था तो बस्ती बिल्कुल सन्नाटे भरी थी और मैं जाकर राजा के घर की खिड़की से घर के अंदर झांकता हुआ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि राजा अकेले सो रहा था। उसके साथ नौकरानी नहीं थी, लेकिन उसके गले में एक ताबीज़ पड़ी हुई थी और वो बाबा के द्वारा दी गई ताबीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि राजा बनियान पहनकर सो रहा था। रानी की आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल चुकी थी और अब मेरा काम था कि मैं उस घर के अंदर चुपके से जाऊं और जाकर उस राजा के गले में पड़ी ताबीज़ को निकाल दूं। उसके बाद सारा काम उस रानी की आत्मा का था जिसने राजा से अपना बदला लेना था। दोस्तों रानी की आत्मा ने अंदर जाकर दरवाज़ा खोल दिया, जिसके चलते मैं बड़ी ही आराम से राजा की झोपड़ी के अंदर घुस गया और ये करते हुए मुझे खिड़की से मेरा दोस्त आयुष देख रहा था। मैं राजा के करीब गया और चुपके से उसके गले से ताबीज़ खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये करना असफल हो गया। वैसे ही राजा को एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में है और राजा आँख खोलकर बैठ गया और उसके बैठते ही जल्दी से मैंने उसके गले में पड़ी वो ताबीज़ एकदम से खींच ली और वो ताबीज़ मेरे हाथ में आ गई। वैसे ही रानी की आत्मा भी सामने प्रकट हो गई और उस रानी की आत्मा यानी चुड़ैल को देखकर राजा तो बुरी तरीके से डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी रानी राजा को मारने के लिए उसके करीब जाने लगी कि तभी राजा ने बोला कि हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो नौकरानी भी मुझसे झूठा प्यार का वादा करके मुझे धोखा दे रही थी। जैसे ही मेरे हाथ से वो महल गया तो फिर कुछ दिन के बाद वो नौकरानी भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने उस नौकरानी के लिए तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम्हारी जान ले ली। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुम मार सकते हो मुझे और यही मेरी सज़ा है। दोस्तों इतना बोलकर राजा ने आंख बंद कर ली और मैं खड़ा हुआ वहीं पर सब कुछ देख रहा था। तभी मैंने देखा कि रानी की आत्मा ने राजा को नहीं मारा। रानी की आत्मा ने राजा को उसके हाल पर ही छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले से ही तड़प तड़प के जी रहा था और किसी को एक बार मारने से अच्छा है कि उसे हर दिन उसकी गलती की सज़ा दो। रानी ने भी राजा को एक बार मारने से बेहतर हर दिन मरने के लिए उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। मुझे लगा था कि यहाँ पर रानी की आत्मा की तरफ से राजा को बहुत ही बुरी सज़ा दी जाएगी और ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसको हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन रानी की आत्मा ने उस राजा को उसी के हाल पर छोड़ दिया। कहीं ना कहीं उस रानी की आत्मा के साथ अभी इंसाफ नहीं हुआ था। मैं अपने मन में ये सब सोचते हुए कमरे से बाहर आया और हम तीनों अब घर से बाहर आ गए थे और रानी की आत्मा ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वहाँ से वो गायब हो गई। दोस्तों हम दोनों भी अपनी बाइक पर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गए थे, लेकिन अगले दिन खबर आई कि राजा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुद की ही जान ले ली है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसे हर रोज़ मार रही थी। रानी की आत्मा के हाथ से राजा का खून नहीं हुआ, फिर भी राजा को उसकी करने की सज़ा मिल गई और रानी की आत्मा को भी शांति मिल गई और हम दोनों को भी बहुत सुकून मिला कि हम दोनों ने उस रानी की आत्मा की मदद की। वैसे नौकरानी के लिए राजा ने अपनी रानी के साथ बहुत ही गलत किया। इस बारे में आपको क्या लगता है? ऐसे राजा को कौन सी सज़ा देनी चाहिए थी? ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।